मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम आपको कररा के ही एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने काफी कम समय में अपनी नौकरी के द्वारा पूरे प्रदेश की बात करें अपनी एक पहचान बनाई है और वो हमारे बीच में है सलिल त्रिपाठी। सलिल जी, बहुत बहुत स्वागत है जनपहल न्यूज में आपका। धन्यवाद। 2008 में आप सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देते हैं और उस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आपका चयन हो जाता है, लेकिन जब नौकरी मिलती है उसके लिए आपको लगभग 2 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि चयन के बाद ये 2 साल का इंतजार क्यों? ये मध्य प्रदेश शासन की जो वैकेंसी थी वो 2008 में सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पदों के लिए निकली थी। उसमें हम लोग 2008 में चयनित हुए। उसके बाद कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति ली, कुछ उनको समस्याएं थी उसमें कि इसमें कैंसिल की जाए भर्ती। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये सारा प्रकरण कोर्ट के अधीन चला गया, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के अधीन हो गया। तो उसमें लगभग 2 साल तक उनकी सुनवाई होती रही। 2 साल बाद जब डिसीजन हुआ तो 2010 में हमारी ज्वाइनिंग हुई। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि आपके परिवार की अगर बात करें, पिताजी शिक्षा जगत से रहे हैं, बड़े भाई भी टीचर हैं, आप इस लाइन को छोड़ के पुलिस की लाइन में कैसे आए? इसके लिए आपके मन में कहां से प्रेरणा है कि हमें पुलिस की नौकरी करना है? आपका कहना सही है कि हमारे परिवार से पुरानी 1, 2, 3 पीढ़ियों तक कोई भी पुलिस प्रशासन में नहीं था। लेकिन अगर मेरे ननिहाल पक्ष से देखा जाए तो मेरे नाना जी सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे आज से करीब 40 साल पहले, और उससे भी पहले मेरे मामा जी भी डीएसपी से रिटायर्ड हैं, मामा जी के बेटे भी हैं। तो वाकई में मेरा इस तरह कोई सब इंस्पेक्टर या पुलिस में जाने का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। मेरा ग्रेजुएशन के बाद एमपीपीएससी से किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करने का मन था, और चूंकि मैंने जिस समय ग्रेजुएशन किया उसके तुरंत 1 साल बाद मध्य प्रदेश पीएससी की वैकेंसी आई। तो उस समय चूंकि मैं प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था तो मेरा चयन नहीं हो पाया उसमें। उसके बाद लगातार 5-6 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई। तो इस पीरियड में थोड़ा सा हम और दूसरी परीक्षाओं की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज किया हमने, और मैं एसएससी के एग्जाम्स की तरफ चला गया। तो एसएससी का मैंने एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, उसमें साक्षात्कार तक पहुंचा। सब इंस्पेक्टर सीपीओ में भी साक्षात्कार तक गया, और मैं एक मैट्रिक लेवल का एक एसएससी का एग्जाम होता है, उसमें प्री एग्जाम के बाद एक मेंस होता है, मेंस के बाद एक टाइपिंग टेस्ट होता है। तो मैं टाइपिंग टेस्ट दे के रायपुर से लौटा ही था। उसके कुछ दिन बाद ही पता चलता है कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ जाती है। तो चूंकि मैं फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ था तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें सब इंस्पेक्टर के प्रति भी था। तो मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए जैसी वैकेंसी आई तो मैंने प्रिपरेशन किया, और चूंकि प्रिपरेशन लगभग जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लगभग सबके थोड़े थोड़े मिलते हुए हैं, एक जैसे ही हैं। जैसे पीएससी की तैयारी कर लेते हैं तो एसएससी में भी उसका एडवांटेज मिलता है, एसएससी की तैयारी करते हैं तो और दूसरे एग्जाम्स में उसका एडवांटेज मिलता है। तो निश्चित रूप से मुझे ये 4-5 साल में मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी थी। एसएससी की एग्जाम्स क्वालिफाई किए तो उससे तैयारी बहुत अच्छी थी। तो मैंने एग्जाम दिया और हम सेलेक्ट हुए। बाकी जो 2 साल थोड़ा सा गैप रहा उसमें थोड़ा सा जरूर परेशान रहे हम थोड़ा। आपने जो परीक्षा दी थी वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा थी, और आपका कहीं ना कहीं मन में ये रहा भी होगा कि हम सब इंस्पेक्टर पर ही चयनित हों, क्योंकि थानेदारी का ही आते ना जो नाम होता है, थानेदार का एक रुतबा अलग होता है, हर कोई चाहता है कि हम थानेदार बने। लेकिन आपका जब चयन हुआ, रिजल्ट आया तो प्लाटून कमांडर के लिए आया, मन में कुछ उस वक्त लगा हो? बिल्कुल। चूँकि मैं सब इंस्पेक्टर पुलिस के बारे में ही ज़्यादा कुछ जानता था, थोड़ा बहुत जितना भी जो भी जानता था, प्लाटून कमांडर और एसएएफ के बारे में मुझे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी। और मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो भी सब इंस्पेक्टर में चयन होने के लिए दिया था। तो निश्चित रूप से जब मेरा चयन हुआ प्लाटून कमांडर के पद पर तो थोड़ा सा
मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं ये सब इंस्पेक्टर के लिए दिया था और प्लाटून कमांडर पर हुआ, उस समय थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन बाकी मैं अब आके और इतना समय जॉब करने के बाद पूरी तरह से उनका जो जॉब प्रोफाइल देखते हैं जिला बल सब इंस्पेक्टर का और अपने से तुलना करते हैं, तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, कोई परेशान नहीं हूँ। इसके बाद कहीं दोबारा चांस लिया, मौका मिला दोबारा परीक्षा देने के लिए, दोबारा सब इंस्पेक्टर को कहीं जाए? जो 2 साल आपका पीरियड ऐसा रहा जहाँ के चयन होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, वो 2 साल का जो पीरियड रहा, उस पीरियड में मैंने और 1-2 बार एसएससी के लिए किया, तो उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तक उसमें भी दिया। फाइनली उसमें सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ, फाइनली इसी में हो गया। लेकिन ये देखा जाए कि कम समय में आपने जो अभी ख्याति बनाई है, भले ही आपका प्लाटून कमांडर पे हुआ था, लेकिन जिस जगह अभी आप पहुँचे हैं इंस्पेक्टर एसएएफ की पोस्ट पे, उसमें भी आप एक सीएम सुरक्षा के रूप में आप अभी कार्यरत हैं, तो उसे एक बड़ा कहना चाहिए पूरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में एक पहचान तो मिलती है। तो उसको लेके कितना आप महसूस करते हैं कि ये जो चयन हुआ है ये ज़्यादा सही है या अगर थानेदार में हो जाता? ये तो एक्चुअल में ये हमारे पुलिस प्रशासन का एक कार्य विभाजन है। उन्होंने मुझे इसके लायक समझा, इस फील्ड में भेजा। बाकी जो भी एसएएफ का जो भी काम है, जो भी बटालियंस में एसएएफ है, उसमें भी काम करते तो उससे कोई असुविधा नहीं थी। उनका भी क्योंकि उसमें गए थे, अपना जो मोटो था देशभक्ति जनसेवा का, उसमें भी अपने को पर्याप्त उसका मौका मिलता है। और चूँकि उस समय ये वैकेंसी थी माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा में सब इंस्पेक्टर की, तो मैं उस समय उनका जो टेस्ट था उसमें टेस्ट दिया, उसमें क्वालिफाई हुए। तो लगातार तब से सीएम सुरक्षा में हैं, तो ये सहयोग है, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। कितना साल हो गया सीएम सुरक्षा में आपको? मैं 2012 में माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा के लिए सिलेक्ट हुआ था और 2012 से कंटिन्यूस अभी तक वही माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा में पहुँचा। इस दौरान में आपके चेहरे भी बदले हैं मुख्यमंत्रियों के, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी आप रहे हैं, बीच में कमलनाथ जी आए थे कुछ समय के लिए, 18 महीने कमलनाथ जी के साथ भी आप रहे हैं, और आप माननीय यादव जी, मोहन यादव जी सीएम हैं। तो क्या देखते हैं जब चेहरा बदलता है मुख्यमंत्री का, तो आपका जो काम होता है कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग लाना पड़ती है, या एक बार जो रूटीन बन गया वही चलता है? ये निश्चित रूप से आपका कहना सही है। जब एक मुख्यमंत्री के साथ हम लोग काम करते हैं तो उनकी जो हॉबीज़ और उनकी जो लाइफस्टाइल है उससे हम पूरी तरह परिचित हो जाते हैं। तो हमें जो ड्यूटी करना है तो उनके अकॉर्डिंग हम चूँकि प्रिपेयर हो जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत नहीं होती, असुविधा नहीं होती। लेकिन जब चूँकि नए सीएम आते हैं उनके साथ सेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हमारे लिए सिखाया जाता है कितना जल्दी उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। थोड़े बहुत समय में 1 से 2 महीने में हम लोग वीआईपी के अकॉर्डिंग अपने को कर लेते हैं, तो कोई सुविधा नहीं होती। जाने आने का तो बड़ा वो रहता है कि आपको जहाँ भी सीएम साहब जाना है वहाँ सिक्योरिटी तो पहले से पहुँचना है। तो एक तो ये भी है कि दूसरे स्टेटों में या अन्य जगह पे इस बहाने से जाने का मौका मिल जाता है। एक चीज़ ये भी है कि कुछ दिक्कतें भी आती हों, कई बार ऐसे भी मौके पड़े हों कि अचानक से फ़ोन आता है रात को 11 बजे कि साहब का वहाँ फलानी जगह प्रोग्राम है, वहाँ पहुँचना है। तो ये सब इतनी जल्दी मैनेज कैसे कर पाओ? ये चूँकि पुलिस विभाग में हम लोग भर्ती हुई हैं, तो ये पुलिस विभाग में सभी भी कोई भी शासकीय सेवक है वो अपनी शासकीय सेवा में जाता है, प्रिपरेशन करता है, उसके बाद सेलेक्ट होता है, जाता है। क्योंकि इधर से जो लोग जाते हैं और सिलेक्ट होने के बाद ये सोचते हैं कि हम लोग वहाँ पर आराम करेंगे, एंजॉय करेंगे, इस तरह का सोच के ये लोग जाते हैं। इनको परेशानियाँ होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये इस जीवन में मतलब आराम कहीं कुछ नहीं है। आप जॉब में जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वर्किंग करना है, पर इस तरह की अगर कुछ दिक्कत आती है तो ये हमारे प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है। वो हमारे ये सबसे बेस्ट जो होता है वो व्यवस्था करते हैं। कहीं भी कोई अचानक प्रोग्राम बनता है तो इस तरह से नहीं बोला जाता कि आपको जाना है, वो अरेंजमेंट उनका रहता है, सारी व्यवस्था वो करते हैं। फिर उसके बाद जाना है, थोड़ी बहुत असुविधा होती है तो वो एक उसका पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार मौके ऐसे भी आए होंगे कि लगातार 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ड्यूटियाँ करना पड़ी हों, खासतौर पे जब चुनाव का टाइम होता है तो उस टाइम क्या व्यस्तता ज़्यादा बढ़ जाती है, या सामान्य तौर में जो व्यस्तताएँ रहती हैं उसी तरह की? निश्चित रूप से इलेक्शन के समय लगातार 2 से 3 माह
वो हमारा पीक टाइम रहता है, उसमें हम लगातार व्यस्त रहते हैं। 1 से 2 दिन रेस्ट के बाद निरंतर हमें को जाना पड़ता है, क्योंकि चूँकि हमारा VIP इतने टूर और इतनी विजिट रहती है कि वो करते हैं, तो लगातार बहुत सारी और कई लॉन्ग टूर होता है, तो उसमें 1-2 दिन जाने में लग रहे हैं, 1-2 दिन आने में लग रहे हैं। इस ये तो समय उसमें थोड़ा सा लगता है, लेकिन चूँकि हम इतने समय से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं। और हमारे लिए फिजिकल वर्कआउट और फिजिकल फिटनेस इतना रखना पड़ता है कि लगातार 2 दिन 4 दिन करना पड़ता है, तो उसको करते हैं। कोई असुविधा की कोई उसमें जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, क्योंकि VIP सुरक्षा में आप हैं और जरा सी चूक कहीं ना कहीं बड़ी बात बन सकती है उसकी। तो ये जो जिम्मेवारी है पूरी सुरक्षा की, इसका दायित्व निर्वहन जब करते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी होती, खास तौर पर आपको? जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा होती है, तो उसमें 1 से 2 दिन पहले एक एडवांस सिक्योरिटी टीम पहुँचती है। एडवांस सिक्योरिटी टीम में जो कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम की रूपरेखा रहती है, उसके अकॉर्डिंग टीम निर्धारित की जाती है। कितने मेंबर भेजना है, कितने सदस्य रहेंगे उसमें, और किस रैंक के अधिकारी रहेंगे। सामान्य तौर पे जो माननीय मुख्यमंत्री की यात्राएं होती हैं, उसमें एक निरीक्षक स्तर का अधिकारी इंचार्ज रहता है। तो वहाँ पर जहाँ भी पहुँचते हैं, वहाँ पर जहाँ भी मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम रहता है, उसमें वहाँ का जो लोकल प्रशासन रहता है, और वहाँ पर जो यदि कोई पार्टी का कार्यक्रम रहता है, तो पार्टी के पदाधिकारी रहते हैं, उनसे जाके सामंजस्य बनाना पड़ता है और कार्यक्रम का स्वरूप पता करना पड़ता है कि ये कार्यक्रम इस तरह का है। कार्यक्रम से संबंधित सारे पॉइंट्स उनको जाके फिजिकली देखना पड़ता है उसको, और वहाँ से संबंधित जो भी और कोई इस तरह की कोई जानकारी मिलती है, कहना चाहिए कि वो कोई इस तरह का कोई अगर पब्लिक में कोई विरोध है या इस तरह का, तो उसकी जानकारी लेके अपने को लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा, जब मंच पे आप होते हैं, CM साहब भाषण दे रहे हैं या मंच पर बैठे हैं, और आप या आपके साथी उस वक्त मंच पे रहते हैं, तो पब्लिक पे देखा कि बड़ा नज़रें गड़ा के देखते हैं इधर उधर, काला चश्मा भी होता है आप लोगों के, तो वो पब्लिक में खास तौर से क्या नज़र करते हैं आप लोग? पब्लिक चूँकि पब्लिक रहती है, उसका कोई डिसिप्लिन नहीं रहती पब्लिक, तो उसमें ये पता नहीं रहता कि पब्लिक में से माननीय मुख्यमंत्री जी के सपोर्टर भी हैं और उसमें कुछ विरोधी भी रहते हैं। इसलिए कहीं कोई इस तरह की कोई घटना कुछ इस तरह का ना कर दे कि जिससे अपने को VIP को असुरक्षा जैसी कोई भावना आती है उसमें, तो उसको देखना पड़ता है। पब्लिक में से कुछ पब्लिक की एक्टिविटीज़, कोई अनवांटेड एक्टिविटीज़ तो नहीं है उसमें, तो वो उसको देखते रहते हैं। और अगर किसी को कुछ जानकारी मिलती है और वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है, तो हम सभी लोगों का आपस में आई कॉन्टैक्ट रहता है, तो जो भी वहाँ से पास जो व्यक्ति रहता है उसको इशारे से बता देते हैं। शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो आपकी प्राइमरी से लेके और ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी करेला में हुई है, तो आज की अगर बात करें, लोग बड़ा चिंतित रहते हैं बच्चों के भविष्य के प्रति, कि यहाँ पढ़ने के लिए करेला में उतना माहौल नहीं है, बच्चों को बाहर भेजना है, ये करना है। लेकिन आपकी जो पूरी शिक्षा हुई है करेला में हुई है, उसके बाद आपको नौकरी भी मिली है, तो ये पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? शिक्षा के लिए जगह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहता है। प्रत्येक माता या पिता ये सोचते हैं मेरा बेटा IAS बने, IPS बने, IIPS बने, और अपनी ओर से पिता या माता अपना बेस्ट करते हैं। उसके बाद भी कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो माता पिता का जहाँ तक मेरे समझ से उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो अपना पूरा एफर्ट करते हैं बच्चे के लिए। ये बाहर जाने से और अध्ययन से उसका कोई मेरे अंदर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भी हम लोग बाहर नहीं गए, यहीं स्टडी की। अब बाहर जाने की इसलिए और आवश्यकता नहीं है कि अपने पास एक जो मोबाइल है, इससे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो उससे अगर कोई ऐसा लगता है कि बाहर जाने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो यहीं से भी कोई भी कोर्स, उसमें बहुत सारे कोर्सेज फ्री भी चलते हैं, तो उनको लेके और अपना स्टडी करते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। और क्या होता है, कई बच्चे क्या होता है एक स्टेज पे जाके फिर अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं, तो स्टेज कुछ आने के बाद, वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर आप वापस आ जाते हैं, वो ठीक नहीं है। लगातार उसमें करते रहें, वो कर्मण्यवादिका रस्ते जैसा कि काम करते रहें, थोड़ा सा फल की इच्छा नहीं करें, और अध्ययन
मेरा एक और जो अपने जो अपनी जो पीढ़ी जो अध्ययन कर रही है उनसे एक और थोड़ा सा मेरा एक निवेदन है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको तैयारी को इस हिसाब से नहीं करें कि मुझे सेलेक्ट होना है, सीखने के हिसाब से करें उसको तैयारी। तो मुझे सीखना है, कोई चीज़ गेन करना है तो उससे निश्चित है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अपना सिलेक्शन अपने दिमाग में नहीं रखें उसको। एक चीज़ आपने बताई कि आपका चयन हुआ है या आपका जब इंटरेस्ट रहा है पुलिस के प्रति थोड़ा बहुत फिजिकल रूप से आप जरूर गतिविधियों में शामिल रहते थे। खेल की बात करें, आपके बड़े भाई हैं तो वो भी देखा जाए फिजिकल में बड़ा ध्यान रखते हैं और आज भी हम उनको जब सुबह मंडी घूमने के लिए जाते हैं तो उनको वॉलीबॉल खेलते देखते हैं। आप भी शायद वॉलीबॉल या दूसरे अन्य खेलों में रुचि रखें। खेल कितना ज़रूरी है युवाओं के लिए? मेरा जहाँ तक खेल के प्रति अनुमान है कि प्रत्येक व्यक्ति का के जीवन में खेल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार खेलता रहेगा या खेल एक्टिविटीज से जुड़ा रहेगा या वर्कआउट करता रहेगा, उसे किसी भी फील्ड में वो काम कर रहा है उसको बहुत सारी परेशानियां अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आपने कहा था कि लगातार 3 से 4 दिन 5 दिन आप वर्कआउट करते हैं तो इसमें कोई असुविधा नहीं होती। तो ये जो वर्कआउट करने से जो स्टेमिना डेवलप होती है उससे लगातार 4 5 6 8 दिन 10 दिन काम कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होती। तो कहना ठीक है कि मैं पहले वॉलीबॉल खेलता था पर अभी भी लगातार कुछ ना कुछ गेम से जुड़े रहते हैं। अगर गेम नहीं खेल पा रहे हैं, कुछ असुविधा है तो अपना रनिंग वॉकिंग इस तरह से एक्टिविटी चलते रहना चाहिए। मेरे बड़े भाई का जिक्र किया, मेरे पिताजी अभी लगभग 85 ईयर्स ओल्ड हैं, वो भी अभी जब से कोरोना टाइम आया तब से थोड़ा सा वर्कआउट उन्होंने बाहर आना बंद किया, लेकिन सुबह लगभग 1 से 1.5 घंटे लगभग उनका वॉकिंग छत पर होता है अभी। मतलब सेहत सही रखना है, शरीर सही रखना है तो वर्कआउट कह सकते हैं पर बहुत ज़रूरी, चाहे बचपना हो, युवा हो या वृद्ध हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और देखने में आती है कि जिस तरह से जब सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं तो अधिकारियों के पोस्टिंग में बदलाव होता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सुरक्षा बल जो होता है जिसमें आप खुद अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसमें बदलाव बहुत कम देखने को मिलता है। ये इसमें भी बदलाव उसी तरह से होते रहते हैं? ये पूरी तरह जो वीआईपी हमारे चेंज होते हैं उन पर निर्भर करता है। वो अगर चेंज करना चाहते हैं तो हो जाते हैं, अन्यथा आवश्यकता नहीं। ये जो वीआईपीज या मुख्यमंत्री के परिवर्तन होते हैं तो इनमें चूँकि ज़्यादातर जो आईएएस आईपीएस जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनको चेंज किया जाता है। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे ये दूसरे शासन में रहे हैं तो उनके खिलाफ ऐसा कुछ उनका व्यू हो। बाकी सुरक्षा को बदलना, मैं तो लगभग 2012 से हूँ, ऐसा किसी भी वीआईपी ने बदलने का कोई मंशा नहीं की, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो तैयारी के लिए आपने कोई कोचिंग या कुछ ज्वाइन नहीं किया था? उस वक्त शायद मैं जिस मीडिया संस्थान में काम करता था, आपकी एक एसटीडी की दुकान हुआ करती, तो एसटीडी की दुकान पर आप बैठते थे और मैं भी अपना कार्यालय संचालन वहीं से करता हूँ। तो क्या ज़रूरी है कोचिंग बच्चों को कितना महत्व रखती है इन सब चीज़ों के लिए, या तैयारी सिर्फ तैयारी कर सकते हैं बच्चे? कोचिंग मेरा जहाँ तक अनुमान है कि जो बिगनर्स हैं, जो शुरुआत करते हैं कंपटीशन की, उनके लिए करीब 1 साल आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है कि अपन जो अध्ययन कर रहे हैं उसका ये आइडिया नहीं रहता कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। पढ़ने से ज़्यादा ये बहुत आवश्यक है पता होना कि छोड़ना क्या है। ज़्यादा बहुत सारी स्टडी कर लेते हैं और उसमें से सिलेक्शन में वो कंपटीशन में आ नहीं रहा, उससे संबंधित कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो अपने ये कोई कोचिंग संस्थान में जाके ये आइडिया हो जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो कुछ समय के लिए तो कोचिंग करना ठीक है। आस्था की बात करें, भगवान की बात करें तो आप करेरा में जो किला है और किलेश्वर में जो भगवान भोलेनाथ विराजे हैं, उनके प्रति आपकी अटूट आस्था रही है, क्योंकि जब तक आप यहाँ रहे हैं तो किले के तालाब में आपने डुबकियाँ लगाई हैं, नहाए भी हैं, तो बाबा भोलेनाथ की सेवा भी की है। तो धर्म को लेके, भगवान को लेके क्या रखते हैं मन में? निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति सभी लोगों की आस्था होना मेरे ध्यान से आवश्यक है। ईश्वर क्या होता है, कभी कभी जब व्यक्ति कोई गलत रास्ते पर जाता है, अपने को समझ में नहीं आता है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर क्या करेगा आगे, तो कभी कभी गलत दिशा में जाते हैं, तो अगर ईश्वर में जिन लोगों की आस्था होती है वो गलत दिशा से उसको डाइवर्ट कर देता है। यहाँ जहाँ पर उसको
सही दिशा में भेजना है वहाँ पे भेज देता है। जैसे मुझे याद दिलाया कि ईश्वर में आस्था से संबंधित जब हम लोग प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते थे, 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है हमारी जब स्कूल की छुट्टियां होती थी गर्मियों के दिनों में, तो हमारे पिताजी कहते थे कि वो चलो उठो रामचरितमानस पढ़िए। तो वो रामचरितमानस के 2 दोहे हमें ज़बरदस्ती बिठा के पढ़ाते थे और उनसे कहते थे अर्थ सहित पढ़ो और हम सुनेंगे। तो हमारा क्या था, हमको ये लगता था कि अभी छुट्टी हुई है आज से, वो रामचरितमानस बिठा के पढ़ा रहे हैं। तो रामचरितमानस जब वो हमें बिठा के पढ़ाते थे, वो कहते 2 दोहे पढ़िए। तो हम 2 दोहे पढ़ने के बाद उनको अर्थ सहित, तो फिर कहते थे पापा जी की तरफ नजर करने लगते थे कि 2 दोहे हो गए हैं हम। तो पापा जी को बड़ा गुस्सा आता था कि तुझसे 2 दोहे बोला है तो 2 ही दोहे पढ़ेगा तू। फिर हम वो 2 दोहे पढ़ते पढ़ते लगातार ऐसी आदत रही पिताजी ने कि हमेशा से रामचरितमानस के 2-5 2-5 दोहे, अभी भी मैं कई वर्षों से पहले 5 दोहे पढ़ता था, लेकिन अब कुछ समय से व्यस्तताओं के कारण 2 दोहे कर दिए, लेकिन अर्थ सहित पढ़ता हूँ। तो उससे कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जब भी हम कहीं किसी गलत दिशा में जाने की ओर होते हैं तो हमें वो एक कुछ शक्ति रहती है, वो हमें उससे डाइवर्ट कर देती है, हटा देती है उससे। तो मेरा यही है कि जो जिस प्रकार आयुर्वेद की दवा होती है लंबे समय में कुछ बीमारी का इलाज करती है, उसी तरह से जो अपना अध्ययन और ईश्वर के प्रति आस्था है लंबे समय तक रखेंगे तो निश्चित है आपको गलत दिशा में जाने से रोकेंगे। बिल्कुल, धर्म कोई भी हो, वो धर्म हमें हमारे संस्कारों से भी जोड़ता है। धर्म हमें अपने आराध्य के प्रति आस्था भी बढ़ाता है। लंबा समय आपका गुजरा है सीएम सुरक्षा के दौरान, तो निश्चित रूप से बहुत सारी यात्राएं भी आपने की हैं। कुछ खास जगह जहां आप घूम पाए हों, यात्रा कर पाए हों इस वीआईपी ड्यूटी के दौरान? जैसे वीआईपी ड्यूटी के दौरान लगभग 10 से 12 साल में मैंने देश के लगभग सभी स्टेट्स में कहीं ना कहीं किसी भी जगह यात्राएं लगभग की हैं। मध्य प्रदेश में तो कोई जिला शेष नहीं है जहाँ पर हम लोगों ने यात्रा नहीं की। और अदर स्टेट का जहाँ तक सवाल है, हम लोग गोवा गए हैं, अभी रिसेंटली हम लोग लोकसभा चुनाव में रामेश्वरम, देवघर और इम्फॉल भी गए थे हम लोग एक बार यात्रा में। बिहार में बहुत सारे इलेक्शंस में गए हम लोग, हरियाणा में भी गए हैं, महाराष्ट्र में भी गए हैं हम, दिल्ली में भी गए हैं इलेक्शन में। लगभग सभी राज्यों में हमारी यात्राएं हो चुकी हैं। एक बार ऐसे ही हमारा बेटा एक बार अपने कक्षा में वो पढ़ रहा था, वो कैपिटल्स याद कर रहा था कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है इस तरह से। तो वो मेरे से पूछता था कि पापा ये कैपिटल याद करके, पापा यहाँ पर गए हैं आप? हम कहते थे कर्नाटक के बेंगलोर गए हैं, तमिलनाडु हाँ चेन्नई गए हैं, तो इस तरह से महाराष्ट्र की मुंबई गए हैं। तो वो कहता पापा आपने तो सभी कुछ घूम लिया। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने पूरा सारा देश इतने समय में सारे देश में हम घूम चुके हैं। और मध्य प्रदेश में तो लगभग सभी जिलों में और सभी तहसीलों में और छोटी छोटी जगहों में हमें स्थान तक याद हैं। कई बार वीआईपी ड्यूटी में आप घर भी आए हो, तो कहीं इसमें ऐसा नहीं होता कि वो तो आपका घर, वहाँ आपकी ड्यूटी क्यों लगाई है, वहाँ किसी और को भेजा जाए? ऐसा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पर वीआईपी के लिए और वहाँ क्या क्या मतलब वहाँ का जो लोकल पर्सन हो सकता है वो वहाँ का बहुत ज़्यादा जानकारी उसके पास रहती है और बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें समझ सकता है वो। और जहाँ तक घर का सवाल है तो ये चूँकि पुलिस में थोड़ी सी छुट्टियों की थोड़ी सी समस्या रहती है, तो इस बहाने कम से कम एक बार अपने घर पे जाने का मौका मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब वीआईपी ड्यूटी में आप जाते हैं तो वीआईपी तो शायद उसी दिन निकलते हैं जिस दिन उनका प्रोग्राम होता है, और सिक्योरिटी को 2 दिन या 3 दिन पहले जाना पड़ता है। लेकिन कभी शायद कुछ ऐसा भी मौका आया हो कि अचानक से वीआईपी का प्लान बना हो और वीआईपी का जो सुरक्षा बल जाता है उसको भी साथ में जाना पड़ा। वैसे तो ज़्यादातर अभी तक मैं इतने साल से अनुभव कर रहा हूँ कि जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा हुई है वहाँ कहीं पर भी ऐसा अभी तक इतने सालों में नहीं हुआ कि एक एडवांस सिक्योरिटी टीम नहीं पहुँची। कैसे भी ट्रेन, बाय रोड या प्लेन जो भी पॉसिबल हो, कभी कभी इस तरह की कंडीशन 1-2 बार इस तरह की आई है कि वहाँ ट्रेन से भी पहुँचना संभव नहीं है, प्लेन की कोई फ्लाइट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्लेन जाता है उसमें 2-3 जितने भी पॉसिबल होते हैं सिक्योरिटी पर्सन को उसमें बिठाया जाता है, फिर वहाँ जाके वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ बड़ा धर्म संकट भी कभी कभी हो जाता होगा, क्योंकि जब आप लोगों को पता पड़ता है आपसे जो मिलने जुलने वाले हैं या आपके शहर के जो लोग हैं, रिश्तेदार जो लोग हैं, वो देखते हैं कि सलील भाई तो हमारे सीएम की सुरक्षा में हैं, तो निश्चित रूप से सीएम इनके बड़े नज़दीक होंगे और हमारा एक ये काम है, उनकी नज़र में भले ही छोटा काम बड़ा काम हो
वो यही सोचते हैं सैलरी के लिए तो बड़ा छोटा काम है। उस टाइप के फ़ोन भी आपके पास बहुत पहुँचते होंगे, इन सबको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं हैं आपसे। लोगों की अपेक्षाएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि सभी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, लगातार मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। आपका कहना सही है कि ये थोड़ा सा कुछ लोग मेरे से नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि मैं सभी की तो हर लेवल पे मदद नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ईश्वर रास्ता देता है, उसी तरह मैं उनको कम से कम अपना उनका रास्ता बता देता हूँ कि ये समस्या ऐसे ऐसे सॉल्व होगी, तो मैं उनकी इस तरह से मदद कर देता हूँ। युवाओं के लिए, क्योंकि आपकी बात करें, आपका जब चयन हुआ मैं बड़ा नज़दीकी से आपको देखा है। कोई कोचिंग नहीं, कोई विशेष सुविधाएं नहीं, दुकान पर बैठ के तैयारी करना, अध्ययन करना, और फिर आज उस स्तर के पद को सुशोभित कर रहे हैं जो कि शायद लोग सोचते ही रहते हैं उनको नहीं मिल पाता। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें लगातार अपनी, जैसे यहाँ कुछ लोग हैं जो बाहर, आपने बताया कि बाहर नहीं जा पाते हैं, तो अगर जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, यहाँ भी कुछ जॉब कर रहे हैं, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 3 से 4 घंटे लगभग दिया जा सकता है अपने को। अपने जो 24 घंटे का टाइमिंग है उसमें से 4 घंटे अगर वो अपने को देता है, तो लगातार अपना इस तरह से अध्ययन रखता है 3-4 घंटे लगातार, तो वो कुछ ना कुछ एक समय पर आकर किसी न किसी परीक्षा में अवश्य चयनित होगा। और मेरा एक थोड़ा सा, जैसे अपने इतिहास उठाकर देखें तो मीराबाई, सूरदास, तुलसी, ये कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान, विद्यालय या कहीं इनने कोई अध्ययन नहीं किया, ABCD या कहीं कुछ इस तरह का पढ़ाई नहीं की, लेकिन इनके अभी भी जो पद हैं, मीराबाई के, तुलसी के, रसखान के, जब कोई व्यक्ति अवसाद में आ जाता है, परेशानियों में आता है, तो मीराबाई की पुरानी उनको काव्य संग्रह का अध्ययन करता है, रसखान के वो करता है, कबीर के दोहे सुनता है, तो वो अवसाद से मुक्ति मिलती है उसको। अगर कोई अध्ययन नहीं कर पा रहा है, किसी तरह की उसको पढ़ाई की सुविधाएं नहीं हैं, और कुछ लोग जैसे अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो चयनित नहीं हो पाते हैं, तो चयनित होना कोई जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि अपने को एक किसी परीक्षा में चयन होना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जीवन निर्माण की कला सीखना। जीवन निर्माण की कला जिसने सीख ली वो सबसे सफल व्यक्ति है। हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अलंकरण और उपाधियों की कमी नहीं है। सैकड़ों हजारों डिग्रियां हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि 10-10, 20-20, 50-50 डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन जब वो विपरीत परिस्थितियों में आते हैं सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो ये जीवन निर्माण की कला जिनके पास नहीं है, तो उपाधियां और अलंकरण कोई काम के नहीं है। उपाधियां अलंकरण हैं, उनने अपनी उपाधियों और अलंकरण से देश और दुनिया में अपनी भनक दिखाई और लोगों को दिखाया, अपना ऐशो और आराम और अपने जीवन का वो दिखाया, लेकिन वो व्यक्ति भी मेरी समझ से ठीक नहीं है अगर उनके पास जीवन निर्माण की कला नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद, मेरा मानना ये है जो युवा पीढ़ी है वो स्वामी विवेकानंद का जरूर अध्ययन करें। स्वामी विवेकानंद के जीवन को जिसने पढ़ लिया वो कहीं कोई किसी परीक्षा में असफल नहीं हो सकता, और ना ही वो जीवन की परीक्षा में कभी असफल होगा। स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे वाक्य हैं, उनके जो स्पीच हैं, वो अगर किसी ने अपने जीवन में उसमें से 1, 2, 4 चीज़ें उतार लेता है तो कहीं से कहीं असफल नहीं होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने को कमज़ोर मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस व्यक्ति ने अपने को कमज़ोर मान लिया, किसी व्यक्ति से कोई किसी काम का कहते हैं तो वो कहते हैं मैं नहीं कर सकता भाई साहब ये काम, अपने को उसने मान के चला के अपने ये नहीं कर सकते काम को। एक तो सबसे पहला वो अपने को कमज़ोर नहीं माने कभी भी। दूसरा, ईश्वर पर विश्वास रखना। और उनका एक और वाक्य था कि एक समय में एक ही काम करें, एक समय में एक ही काम करें और उसमें अपनी आत्मा डाल दें, मतलब अपना संपूर्ण कर दें। जैसे पढ़ रहे हैं आप तो पढ़ते समय केवल पढ़ाई से संबंधित। जैसे स्टूडेंट्स के बारे में एक और एक सुभाषित है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण है ये। काग चेष्टा, गरुए जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, स्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद, अल्पहारी कम खाने वाला, गृह त्यागी। गृह त्यागी मतलब ये नहीं कि घर को माता पिता को त्याग दें, गृह त्यागी का मतलब ये है कि जब अध्ययन कर रहे हैं तो घर से संबंधित सारी बातें छोड़ दें। स्वामी विवेकानंद जी ने एक और महत्वपूर्ण बात बोली है कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं।
ये मुझे सबसे ज़्यादा उनकी जो वाक्य उसने प्रभावित किया कि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, मतलब आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि परेशानियां जीवन का एक चक्र है, हिस्सा है। आपके जीवन में परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपका जीवन सही चल रहा है। स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, उनसे संबंधित कुछ भी चीज़ें अगर अपने जीवन में उतार ली तो कोई किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हो सकता। मतलब वो जीवन ही का जिसमें समस्या ना हो, और जिसने समस्याओं से संघर्ष करना सीख लिया उसका जीवन सफल हो। और एक और वो है, कौन दिखाता है नदी को समंदर का रास्ता, जिसको मंजिल का जुनून होता है वो मशवरे नहीं लेते। बिल्कुल। इसलिए आवश्यकता नहीं है किसी मशवरे की। और मैं तो अभी जहाँ तक देख रहा हूँ जो अपने पास है, जो गूगल बाबा है, गूगल बाबा पर बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि समझदारी नहीं है। जानकारियाँ तो अपन ले लेते हैं गूगल बाबा से, लेकिन उसमें से समझदारी कि क्या अपने को लेना है, क्या छोड़ना है, ये समझना थोड़ा सा कठिन है। एक चीज आखिर मतलब एक चीज और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो इंटरनेट की दुनिया है, मोबाइल की अब जो दुनिया है, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, एक नहीं बल्कि दो मोबाइल है और नेट है, तो इसका दोनों पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। जैसा आपने अभी कहा गूगल बाबा से अपन अच्छी जानकारी भी ले सकते हैं और अपन गलत जानकारी भी ले सकते हैं। तो युवाओं को एक बड़ा मैसेज और हम आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि जो मोबाइल का इस्तेमाल तो करता है, उस मोबाइल का इस्तेमाल वो सकारात्मक करे। कई देखने में ये आता है कि महिलाएं आजकल छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं, खाना खाना है या रो रहा है बच्चा तो मोबाइल पकड़ा दी, वो अपने कामों में व्यस्त हो गए, उससे कहीं ना कहीं बच्चों पे गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। तो इसको लेकर माता पिता को क्या संदेश देंगे, बच्चों को क्या संदेश देंगे कि मोबाइल से कितना उनका लगाव होना चाहिए और कितनी दूरी? ये माता पिता का बच्चों के लिए मोबाइल देना एक सामान्य तौर पर मैं जहाँ तक देखता हूँ, ये सामाजिक जो सम्मिलित परिवारों का विघटन हुआ है उससे समस्या हुई है। जैसे छोटे थे तो हमारे माताजी पिताजी को पता नहीं रहता था, 1-2 घंटे हम गायब हो जाएं, कहीं आस पड़ोस के घर में खेलने चले गए। दादाजी हैं, बुआ जी हैं, चाचा जी हैं, बहुत सारे परिवार में बहुत सारे मेंबर रहते थे। अब चूंकि माता और पिता 2 सदस्य हैं और 2 बच्चे हैं, पिताजी अपने जॉब पर गए हैं, माताजी अकेली हैं, उनको माताजी को सारे काम भी करना है घर के और बच्चे को वो भी करना है, तो इनसे परेशानियों से निजात के लिए उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो मोबाइल पकड़ाना तो जहाँ तक है ठीक तो नहीं है, छोटे बच्चों के लिए तो मेरे समझ से ठीक नहीं है। और थोड़े बहुत समय के लिए आप उसको कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति में उसको मोबाइल चलाने दें। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया और 2 घंटे आपने काम किया, 2 घंटे मोबाइल चला रहा है। उससे निश्चित तौर पर उसको कुछ ना कुछ इस तरह की जो शारीरिक विकृतियाँ पैदा हो रही हैं वो उससे ही हो रही हैं, मोबाइल से। उसमें जो वेब्स आते हैं वो बहुत हार्ड रहते हैं और बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो या तो उनके लिए कुछ खिलौने, मैं भी जहाँ तक अपने बच्चों को देखता हूँ घर पर, उनके साथ अगर खेलने का मौका मिल जाए, उनको 4, 5, 6, 8 बच्चे आ जाएँ तो वो 2-2, 4-4 घंटे तक कभी मोबाइल छूते नहीं हैं। तो ये इस तरह को उनको माता और पिता अपने बच्चों के लिए उनको खेलने के लिए थोड़ा समय दें, उनके साथ खुद खेलें, तो वो निश्चित रूप से मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। और बड़े बच्चे जहाँ तक हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वर्तमान परिस्थितियों में मोबाइल पूरी तरह तो नहीं लेकिन आवश्यक तो है उनके लिए, क्योंकि अभी जो उपलब्धता बढ़ी है, किसी भी जानकारी को उपलब्ध करना है, उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो गई, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पहले जब हम लोग तैयारी करते थे और उससे समय कोई संबंधित एक क्वेश्चन आया, उससे संबंधित आंसर नहीं मिल रहा, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब 4 से 8 लोगों से डिस्कस किया तब उसका आंसर आता था उसका। अब तो एक क्वेश्चन आप करते हैं और गूगल पे उससे संबंधित 10 आ जाते हैं आंसर। तो वो कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए आवश्यक तो है मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करना, लेकिन उसका क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पढ़ लेता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आपको भेज देता है और आपको ये लगता है कि ये और गेन कर लें, ये और गेन कर लें, उसमें ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। तो अपने संबंधित चीज़ों को एक डायरी में नोट करें और उसको एक समय विशेष पर उसको अपना सर्च करें और उसके आंसर लिखें, बाकी मोबाइल बंद करें। तो बिल्कुल ये थे सलिल त्रिपाठी, जो कि आजकल मुख्यमंत्री सुरक्षा में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। और इनका जैसा कि कहना था कि आप जीवन को जीने के लिए जो संघर्ष जीवन में आते हैं उनसे ही जीवन बनता है। संघर्षों से आप बिल्कुल सामना कीजिए और जीवन निर्माण की कला को सीखिए। वो ये भी कहते हैं कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का अध्ययन भी करना चाहिए, साथ ही उनकी जो बातें हैं उनको आत्मसात भी करना चाहिए, ताकि वो देश के लिए, कहा जाता है युवा भविष्य, एक अच्छा और सुंदर भविष्य बन सकेंगे।
अगली एक मुलाकात में नई शख्सियत के साथ फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज कररा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।